प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई इथियोपियाई माता-पिता उन भारतीय शिक्षकों को स्नेहपूर्वक याद करते हैं जिन्होंने उनके बच्चों का भविष्य गढ़ने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि इसी भावना के साथ इथियोपियाई छात्र शिक्षा और मित्रता की तलाश में भारत आए और वापस लौटकर आधुनिक इथियोपिया की आधुनिक निर्माता बने। पीएम मोदी ने ये भी उल्लेख किया कि ऐसे कई पूर्व छात्र आज इथियोपिया की संसद के सदस्य हैं, जिनमें स्पीकर भी शामिल हैं। Ethiopian hearts. Even today, many Ethiopian parents speak warmly about Indian teachers who shaped the future of their children. And just as Indian teachers came here, Ethiopian students also traveled to India, seeking knowledge and friendship. They went to India as students and returned home as the builders of modern Ethiopia. I am told that some of them are present here in this parliament right now. Including the Honorable Speaker Tagese Chapo. तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बैनर्जी ने स्पष्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का अभिन्न हिस्सा है और इस पर किसी तरह का कोई संदेह या भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री के साथ पहले से तय बैठक के कारण पार्टी के 10 सांसद उस समय व्यस्त थे, क्योंकि बंगाल के लोगों से जुड़े मुद्दे उनकी प्राथमिकता हैं। अभिषेक बैनर्जी ने दोहराया कि टीएमसी का इंडिया गठबंधन के अन्य समान विचारधारा वाले दलों से कोई मतभेद नहीं है और पार्टी गठबंधन में पूरी मजबूती से बनी हुई है। TMC is very much a part of the India Alliance. There is no space for any kind of confusion or ambiguity. However, since we had an appointment with the Jal Shakti Minister today and 10 of our MPs were busy because the Jal Shakti Minister has given us a time at 10 a.m. in the morning, then we had house to attend. So we will first prioritize the issue which concerns the interest of the people of Bengal, and then we will address the other issues. However, I repeat, there is no space for any kind of doubt, confusion or ambiguity. Trinamool continues to be a part of India Alliance and we have no differences with any other like-minded parties. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने की घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी ही एक घटना पहले चुनाव के दौरान भी हुई थी, जब महबूबा मुफ्ती ने मतदान केंद्र पर एक महिला मतदाता का बुर्का उतरवाया था। उमर अब्दुल्ला ने दोनों घटनाओं को अफसोसनाक बताते हुए कहा कि पहले नीतीश कुमार को एक धर्मनिरपेक्ष नेता माना जाता था, लेकिन अब उनकी असलियत सामने आ रही है। अब ये तो हमने पहले भी देखा यहाँ पे, मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुर्का उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। लोकमत संसदीय पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को ये संदेश देने के लिए दिया जाता है कि उसका काम पूरा हो गया है और अब रिटायर होने का समय आ गया है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, मैं न थका हूं न रिटायर हुआ हूं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा, उन्हें मुझसे ज्यादा जानकारी है।
इतने अनुभव के बाद लाइफ टाइम अवार्ड उसे दिया जाता है जिसको कब समझाए, मतलब उसको एक संदेश दिया जाता है कि भाई तुम्हारा काम हो गया, अब रिटायर हो जाओ। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर हूँ। सर सवाल लेंगे कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, आप ही के नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, उनके स्टेटमेंट पर कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्हें हमसे ज्यादा जानकारी है। सर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना को लेकर दिया गया बयान तीखे विवाद का कारण बन गया है। इस बयान को घोर निंदनीय बताते हुए कहा गया है कि सेना की क्षमता पर सवाल उठाना और माफी से इनकार करना देश के मनोबल पर सीधा आघात है। ये बयान संसद में शांति विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान दिया गया, जिसे लेकर आरोप लगाया गया है कि इससे विदेशी ताकतों को बल मिलता है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व को आगे आकर इस बयान की निंदा करनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा विषय भी मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ विषय है। पृथ्वीराज चौहान जो कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं और भारत में कांग्रेस पार्टी के एक जाने माने चेहरे हैं, गांधी परिवार के, और खास करके राहुल और प्रियंका वाड्रा जी के काफी नजदीकी जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का बुधवार को यह भाषण कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहले ही दिन हम हार गए थे, अर्थात भारतवर्ष हार गया था, और ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की एयरफोर्स ग्राउंडेड हो गई थी। भारत के हमारे जो हवाई जहाज थे, लड़ाकू विमान थे, उनको स्ट्राइक डाउन कर गया था। मैं कहूंगा ये गद्दारी से भरा हुआ स्टेटमेंट है और आज उन्होंने उस पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। भारतवर्ष ने किस प्रकार से अंदर घुस के 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में, मैं कहूंगा पाकिस्तान के अंदर से सबसे जहां तक कभी भारत नहीं पहुंची थी, वहां भारत ने जाके आघात किया है। इस प्रकार 11 से अधिक एयर स्ट्रिप को ध्वस्त किया है भारतवर्ष ने पाकिस्तान के अंदर, यह भी हमने देखा है। मगर पृथ्वीराज चौहान जी का यह कहना कि भारत की आर्मी 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ पाई, हम 12 लाख ऐसे आर्मी को क्यों रखे हुए हैं? हम ऐसे आर्मी को दूसरे काम में लगाना चाहिए और इस आर्मी का कोई महत्व नहीं है। दिस इज नथिंग बट a statement full of sedition. This is nothing but a statement of a traitor. यह एक देश विरोधी व्यक्ति का स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो आज पृथ्वीराज चौहान के स्टेटमेंट के साथ खड़ी नजर आ रही है, राहुल गांधी जो पृथ्वीराज चौहान के स्टेटमेंट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर में और इंटरनेशनल दुनिया में ये प्रूव करना चाहते हैं कि भारतवर्ष और भारतवर्ष के जो हमारी आर्मी है उसको किस प्रकार नीचे दिखाया जा सके, उसको किस प्रकार से हम निचले स्तर पे ला सके। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब शांति बिल के ऊपर चर्चा हो रही है सदन में, उस समय पृथ्वीराज चौहान जी का भारत के आर्मी पर हमला करना, भारत के आर्मी की शक्ति पर हमला करना, भारत को एक हारा हुआ देश बताना, ये कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष के मनोबल के ऊपर आक्रमण है और कांग्रेस पार्टी का सुनियोजित आक्रमण है। ये फॉरेन हैंड्स में खेल रहे हैं और भारत को बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस गद्दारी का काम कर रही है हिंदुस्तान के साथ। और मैं कहूंगा अगर कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा कम से कम देश में जो हैं वो आज सामने आए और पृथ्वीराज चौहान के इस स्टेटमेंट को उसके लिए क्षमा मांगे और कहे कि यह स्टेटमेंट गलत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन सेना के शौर्य के लिए अपशब्द कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग सेना के पराक्रम और शौर्य का अपमान करते हैं वे कभी देशहित के बारे में सोच ही नहीं सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष और कांग्रेस को देश और सेना के शौर्य को अपमानित करने की आदत सी बन गई है, जिसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं।
सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। पहली बार नहीं कि लोग इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने वीवीजी रैमजी बिल पर कहा कि चर्चा अभी जारी है और इसके लिए समय भी बढ़ाया गया है। उनका आरोप है कि सरकार शायद इसे जल्दी पास करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस नाम बदलने के कदम का पूरी तरह विरोध कर रही है। प्रणीति शिंदे ने कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी को मारा और अब उनका नाम मिटाना चाहते हैं। वे देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं। ये बिल पहले से ही कमजोर किया गया है। अभी भी डिस्कशन चल रहा है वीबी राम जी बिल पे, मनरेगा पे, और बहुत से लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस और ऑपोजिशन की तरफ से भी अभी तक लोग बोल रहे हैं। स्पीकर ने टाइम भी दिया है, शायद ये बिल पास करने की जल्दी है क्योंकि राज्यसभा में जाना है और उनको पारित करना है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरा अपोज कर रहे हैं नेम चेंज, जो महात्मा गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं। हत्या भी उन लोगों ने की और अभी नाम मिटाना चाहते हैं, इतिहास बदलना चाहते हैं देश का। और मैं तो मान रही हूँ कि ये बिल को बहुत कमजोर किया है और किसी भी कमजोर बिल के साथ गांधी जी का नाम जोड़ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं, क्योंकि गांधी जी मजबूती का प्रतीक है और ये जो बिल है वो मजदूरों को मजबूर बना रहा है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले ही आज नाम बदल रहे हैं बिल का, और यही करते आ रहे हैं आज तक कि नाम बदल के हमारी योजना, चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो, चाहे वो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, उसके नाम बदल के इन्होंने लाए। तो जाहिर सी बात है कि वो इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। मैम, नाम बदलने के अलावा कहीं और कुछ भी बदलाव जिसके आप? नहीं, बहुत बदलाव आया है। एक तो सारा का सारा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो स्टेट्स पे डाला है। जिस स्टेट्स में इनकी सरकार है वो वहां तय करेंगे कि कहाँ कब बिल लागू करना है, कौन से क्षेत्र में करना है, कितने दिनों के लिए करना है। और जहां पे इनकी सरकार नहीं है, इनको वो जो 60% का जो हिस्सा है वो नहीं देने वाले। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ये पूरी स्कीम, और मोदी जी ने बाकायदा यहाँ पे कहा था कि ये स्कीम कांग्रेस की नाकामी है और इट्स अ डिगिंग होल। तो वो पहले से ये स्कीम बंद करना या मिटाने की कोशिश कर रहे थे, और पता नहीं महात्मा गांधी जी के नाम से इनको क्या नफरत है कि इनका नाम ही मिटाने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बापू का नाम हमारे विचारों में है, हमारी आत्मा है, और हम इसको मिटने नहीं देंगे। मैम, कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि राम शब्द से ऐसा क्यों दिक्कत जो नाम बदलने के ऊपर? देखिए, महात्मा गांधी का नाम था, वो नाम रखना चाहिए। अगर नाम दूसरा डालना है तो नई स्कीम लाइए ना कोई। वही स्कीम को आप एक्चुअली स्कीम को और कमजोर बना रहे हैं और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो मतलब इस स्कीम कोई मायने ही नहीं रखती है अभी। मैम, कल पोल्यूशन पे भी चर्चा होनी है। हाँ, पोल्यूशन पे चर्चा होगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने मांग की थी कि AQI हर सिटीज में बढ़ते जा रहा है पोल्यूशन, तो इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम और ट्रैफिक प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली सरकार मैप माई इंडिया और गूगल मैप्स के साथ टाई अप कर रही है। पिछले 2-3 वर्षों के सर्वे के आधार पर ये पता लगाया जाएगा कि कहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या है और कौन-कौन से नए ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि ट्रैफिक के कारण बने लगभग 100 प्रमुख हॉटस्पॉट्स की पहचान कर उनके समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। हमने मैप इंडिया और गूगल मैप के साथ टाई अप करने जा रहे हैं। गूगल मैप्स के साथ आज हमारी बैठक है
उनके पास जो आंकड़े हैं दिल्ली के, उनके पास पिछले 2-3 साल का जो पूरे का पूरा सर्वे है उनका, नेचुरल है उनका, क्योंकि गूगल मैप्स लोग यूज कर रहे होते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, कौन से नए हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। हमारी कोशिश है कि नए 100 हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जाएं जो ट्रैफिक के कारण हैं, और फिर उनके ऊपर एक प्लान तरीके से काम किया जाए। ये दिल्ली के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एसएनटी बिल पर कहा कि पूरा विपक्ष लोकसभा से वॉकआउट कर गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिल में 2 मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने में नाकाम रही है। मनीष तिवारी ने कहा कि पहला मुद्दा ये है कि बिल में सप्लायर खराब प्रोडक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिससे न्यूक्लियर घटना या हादसे का खतरा बन सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि न्यूक्लियर सप्लायर्स को पूरी तरह से बरी करने का दबाव कहाँ से आ रहा है, और ऐसा गंभीर मामले में पहले कभी नहीं देखा गया। दूसरा मुद्दा उन्होंने बताया कि सरकार की ये अजीब फिलॉसफी है कि मुनाफे का प्राइवेटाइजेशन होगा लेकिन जिम्मेदारी का सोशलाइजेशन किया जाएगा। Well, the combined opposition has walked out of the Lok Sabha primarily because the government has failed to address the 2 core issues in the bill. Number one, it's a very strange position for the government to take, that a supplier will not be liable for a faulty product which he may supply, which leads to a nuclear incident or a nuclear accident. Where is the pressure coming from to completely absolve the nuclear suppliers? It's inexplicable that in a matter as serious as nuclear energy, to completely give a pass to the supplier is something which is completely unheard of. And number 2, this government seems to have a strange philosophy that while you'll privatize profit, you will socialize liability. That you will not make private companies liable for their actions, but government will take the responsibility for that. I mean, this is unprecedented. You are turning the whole concept of a democratic welfare state on its head. And that's why, because there were no satisfactory answers, the opposition walked out of the Lok Sabha in protest. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों की बेहतर आवासीय व्यवस्था के लिए बहुमंजिला बैरकों के निर्माण कार्य की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि कुल 33 वाहिनियों में से 31 वाहिनियों में 200 जवानों के रहने के लिए G+11 बहुमंजिला बैरकों का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा बलों की भौतिक सुविधाओं में सुधार और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इन बहुमंजिला बैरकों का उद्देश्य जवानों को व्यवस्थित और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें। उन्होंने आगे बताया कि इनमें से 18 वाहिनियों में निर्माण कार्य पूरी तरह पूरा हो चुका है, जबकि 13 वाहिनियों में निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्ध पूरा होने पर भी जोर दिया और कहा कि सभी वाहिनियों में जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर जवानों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा बलों के लिए अन्य भौतिक और तकनीकी संसाधनों के विकास पर भी काम जारी रहने की जानकारी दी। उनका ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के सुरक्षा बलों के जवानों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल जवानों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि राज्य में सुरक्षा तंत्र की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। बहुमंजिला बैरकों का निर्माण उनके रहने और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, ताकि जवानों को सुविधाजनक और सुरक्षित आवासीय वातावरण मिल सके। ये परियोजना राज्य सरकार की सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और उत्तर प्रदेश को देश में सुरक्षा और आधुनिकता के मामले में अग्रणी बनाने में मदद करेगी। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी और 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर भी सेवा योजन इस दौरान प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों व प्लाटून कमांडर हेतु 7 अभ्यर्थियों को
सेवायोजन देने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएससी में पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4042 मुख्य आरक्षी तथा 13,313 आरक्षियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 352 मुख्य आरक्षी, 1015 आरक्षियों की पदोन्नति की कार्रवाई भी वर्तमान में प्रचलित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल वर्तमान में संचालित हैं। पीएससी स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी बेस्ट परफॉर्मेंस पीएमएस का चयन किया गया है। पीएससी बहानी में कार्यरत जवानों को मार्केट रेट से कम दाम पर उनकी सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए 13 मास्टर कैंटीन और 103 सब्सिडियरी कैंटीन वर्तमान में संचालित हैं। सभी पीएससी जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 33 में से 31 वाहनियों में 200 जवानों की आवासीय व्यवस्था हेतु G+11 बहुमंजिला बैरकों के निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। इनमें से 18 बहानियों में कार्य पूर्ण हो चुका है। 13 बहानियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीएससी बहानियों में पूर्व निर्मित आवासों की वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत हेतु भी आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।